बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 68 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 16 मार्च 2021 एंड इट इज़ ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात करें, मार्केट की आज क्या पोजीशन रही? KC 100 इंडेक्स ने आज क्लोजिंग दिखाई 44,857 की और तकरीबन 90 पॉइंट जो है मार्केट आज प्लस बंद हुई। अगर आज के दिन की मूवमेंट की बात करते हैं तो सारा दिन हमें एक अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो नजर आई। तकरीबन जो हाई बनाया मार्केट ने 44,910 का और लो की बात करते हैं तो 44,545 का मार्केट ने जो है आज के दिन का लो बनाया। ये अगर मार्केट के कुछ एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं, कुछ एडवांसेस यहाँ पर जी टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले यूनिटी फूड, टेलीकार, TRG, GGL, PRL, FFBL, हम नेटवर्क, कैपको, WTL और मीडिया टाइम्स जो है वो नज़र आ रहा है। ये कुछ टॉप एडवांसेस की बात करते हैं जिसमें बलूचिस्तान ग्लास, कोहिनूर पावर, टेलीकार्ड, इसके अलावा ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, खैबर टोबैको कंपनीज, फर्स्ट इमरूज मुदारबा कुछ और TRG जो है ये टॉप एडवांसेस में शामिल है। कुछ टॉप डिक्लाइन में शामिल करते हैं जिसमें बिनारो टेक्सटाइल है, करम सिरेमिक लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड जो है ये टॉप डिक्लाइन में जो है वो तकरीबन शामिल है। बाकी भी है लेकिन कुछ थोड़े ये पेनी स्टॉक्स हैं या जिनका वॉल्यूम कम है। ये आप लोगों की तरफ आते हैं और एज यूजुअल जैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि कोशिश करें जिसका जो भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेस एक ऑप्शन है, आप नीचे हैंड रेस को क्लिक करें तो मेरे लिए आपका क्वेश्चन लेना जो वो ईजी हो जाएगा। सेकंड नंबर बात यह कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो कोशिश करें वही सवाल आप लोग दोबारा रिपीट ना करें। ये अगर आपका भी वही सवाल था तो आप अपना हैंड लोअर कर लें क्योंकि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। थर्ड नंबर जो है कोशिश करें जो भी आपका सवाल है आप एक कागज़ पर लिख लें, टू द पॉइंट अपना क्वेश्चन पूछे ताकि टू द पॉइंट मैं उसका आंसर दूं, बजाय इसके कि आप पहले सलाम दुआ खैर खैरियत। मैं अभी बता देता हूं कि मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूं और बिल्कुल ठीक ठाक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए बार बार हर बंदा मेरी खैर खैरियत ना पूछे तो टाइम आप लोग वेस्ट फिर हो जाता है और बाकी मेंबर्स जो है वो काफ़ी रह जाते हैं। ये सिर्फ एक आध सलाम कर लें बस चले, वो ज़रूरी है। वो भी ऐसा इस तरह ज़रूरी नहीं है कि आप सारे मेंबर को सलाम करें लेकिन सारे ही तो अनम्यूट हुए हुए म्यूट हुए हैं, वो क्या सलाम का जवाब देंगे। बहरहाल आप लोग यहाँ पर आ गए, अस्सलाम वालेकुम मैंने कह दिया और आपकी तरफ से भी एक दूसरे को सबके सलाम, तो और सब खैर खैरियत से हैं। तो बस कोशिश करें जितने टू द पॉइंट आप लोग करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा और उतने ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव ही होगा ये सेशन, और जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेहतर होगा। ये एक घंटे में मेरी कोशिश होती है कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो है हम लोग इसको ले ताकि जो है मैक्सिमम जो है वो इन्फॉर्मेशन का जो है वो इजाफा हो। और जिसका अगर कोई क्वेश्चन नहीं है वो सिर्फ इसलिए आए हैंड रेस कर रहे हैं कि जी हम सिर्फ आपको सलाम करने के लिए हैंड रेस किया, तो काइंडली ना करें, आप थोड़े से आप मेच्योर हो गए हैं, इस तरह ना करेंगे। जी तारिक साहब रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर शेयर के बारे में पूछना है कि सवाल है तो BGL ब्रोजियन ग्लास सर कैसा है सर? हाँ जी लिया हुआ है आपने? सर आज ही लिया है सर, 9/17 में लिया है सर। आज तो मेरा ख्याल है इसको ऊपर लॉक लगा हुआ है ना, 9.62 पर आज क्लोजिंग हुई है इसकी। और अगर जी कल सर। अगर आपने इसको रखना है, अगर रखने के लिए रखा हुआ है तो ये स्टॉक है तो बहुत अच्छा स्टॉक है ये। अगर जी सर। फिलहाल मार्केट जो है बार बार ऊपर नीचे हो रही है, कोशिश करें कल आपको जहां पर 4% 3% ऊपर प्रॉफिट दे यानी 10 रुपए से ऊपर ऊपर तो आप एक दफा लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें और जब दोबारा आ जाए तो दोबारा ले लें इसको, इस तरह करें इसके साथ। जी अफान भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। आपने तो पहले ही रोक दिया। हम सबको सब और फिर भी सबके लिए दुआएं, अल्लाह बरकतें अता करे। और सर GGL में लगा, GGL में लगाया हुआ है, क्या इसका प्रोस्पेक्ट है या इसे कन्वर्ट कर लें? अब फिलहाल गेम उस चीज पे आ गई है कि हम स्विच करें अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ट्रेडिंग करके तो दूसरों में स्विच करें, तो GGL के मतलब बताइएगा। लिया हुआ आपने ये जी अभी क्या किस रेट पर लिया हुआ आपने? 16। अभी तो ये 15 रुपये 23 पैसे और अगर आज इंडेक्स इसको थोड़ा और सपोर्ट करता तो ये हो सकता है निकल जाता। बहरहाल ये अभी अपने बिल्कुल ये बाइंग जोन में ही खड़ा है, ये सारा इसका बाइंग जोन है 13 रुपये से लेकर 16 रुपये के दरमियान दरमियान।
नीचे जो इसका स्टॉप लॉस बनता है वो तकरीबन है 11.5 रुपए के करीब करीब। वहां से नीचे आए तो फिर थोड़ी परेशानी है। और जब तक ये क्रॉस नहीं कर लेता 20 रुपए, तो उससे पहले पहले जो है ये टाइम वेस्टिंग वाला काम है। ये जब ये 20 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर दोबारा इसके अंदर एंट्री बनेगी, फिर आगे इसके नए लेवल जो है वो बनेंगे। बेहतर ये है कि फिलहाल इसे स्विच कर ठीक है। जाए आप। ठीक है, और कोई थैंक यू। सवाल? चले बस इंशाल्लाह। चले। जी अल्ताफ भाई हैं बैंकॉक से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाई साहब, खैरियत तो नहीं पूछूंगा सर, आपने बता दी अपनी जी जी खैरियत। सर। चले एनीवे, अच्छा वो मैंने गाई साहब बैंक अभी उसका डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया था उस दिन, और 11 को एक्स हो गया ना, जी तो ये कितने टाइम में डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाता है सर, उसको पता है? जी उसने सर डेट भी कोई दी होगी ना कि एक्स हो गया तो तकरीबन 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने तक आपके अकाउंट में आ जाएगा कम से कम। अच्छा अच्छा, बस चलिए ये पूछना, थैंक यू थैंक यू ठीक थैंक है। यू। आप माशाल्लाह गर्म खून वाले बंदे हैं। आप किधर डिविडेंड के चक्कर में पड़ गए? वो फिर आपको फंसा के रखेगा नीचे। डिविडेंड उसने आपके पैसों से डिविडेंड दिया, कौन सा उसने अपनी तरफ से डिविडेंड दिया आपको? एक्स हुई तो प्राइस भी उसी के इतनी नीचे खुलेगी प्राइस, तो फिर फायदा क्या हुआ इसका? और बाकी ये यहाँ पर फिर रुका रहेगा, फिर आप कहेंगे कि ये क्या, मैं किधर फंस गया हूँ ये। हाँ जी, साथ साकिब साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम सर। सर वालेकुम पहला सलाम। दिन है आज मेरा इस ग्रुप में, और आपका ग्रुप भी मैंने पहली दफ़ा ही ज्वाइन किया है। जी तो सर। सवाल मेरा ये है कि अभी न्यू टेरेंट जैसे मैं हूँ, तो अभी मेरी एंट्री बनती है कोई मार्केट में, मैं स्टार्ट करूँ कोई परचेजिंग, या जो अभी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा वेट कर लूँ? और जी सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि ईटीएफ के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसको करना चाहिए ट्रेड? ये पाकिस्तान में भी नया आया है। ETF जो मिजान वाला ETF है? सर मिजान का भी है, यूबीएल का भी है, नेशनल बैंक का भी है, चार पांच ही हैं। जी जी साकिब भाई, एक तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में, और बाकी जो है आप न्यू हैं, मैंने आपको वीडियो शेयर किए हैं। अगर आपको बाइंग का ऑर्डर लगाना, सेल का ऑर्डर लगाना, स्टॉप लॉस बाय, स्टॉप लॉस सेल का ऑर्डर लगाना आ गया है, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें। मार्केट इसी तरह ही रहती है, ऊपर नीचे करती रहती है। ऐसा नहीं है कि सारा साल ही पॉजिटिव रहे हमारी मार्केट। तो ये मार्केट में आपने खुद अपनी जगह बनानी है। जहाँ पर भी रूम नजर आएगा वहाँ पर एंट्री ले, कोशिश करें जो भी अलर्ट आपके साथ शेयर किए जाते हैं उसके मुताबिक जो आप बाइंग करें। जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बताई जाती है प्रॉफिट टेकिंग करें, जहाँ पर स्टॉप लॉस बताया जाता है वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। और इसके अलावा ETF वो आप उसमें ले सकते हैं, उसको लेकर वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट वाले हैं, थोड़े से लेके। और बाकी जो असल ट्रेडिंग, ये आपको यहाँ पर मजा आएगी। स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स बार बार ऊपर नीचे जाते हैं उनकी मूवमेंट बड़ी स्लो है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्वेस्टमेंट के जहन से आप वो ले सकते हैं, चाहे मिजान का ETF या UBL का या जिसका भी है ये। जी शाह साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जब हम स्टॉक ले लेते हैं तो फौरन उसके बाद सेल पे लगा सकते हैं? जी सर, एक ही सवाल है सर आपका? जी सर। हाँ जी जी बिल्कुल, उसी अगले लम्हे ही आप इसको लगा सकते हैं सेल पर। जो ही आपकी परचेजिंग होगी, आपका शो हो गया कि आपका टारगेट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गया बाइंग, तो अगले ही लम्हे आप सेलिंग के लिए लगा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, कामरान बेग साहब, मैं सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत सलाम से सर, हैं? खैरियत। हाँ सर, एक तो ये पूछना था क्योंकि काफी अरसे से आपसे ज्वाइन करने से पहले हमने गलती की हुई है, GL में फंसे हुए हैं। उसके राइट्स जी भी लिए हुए थे और उसका डिविडेंड भी लिया हुआ था। तो अब वो मैं देख रहा हूँ को मूव कर रही है, तो क्या उसको अभी इंतजार करें या मजीद परचेजिंग करें या क्या करें? क्या मशवरा देते हैं आप जी। GL के बारे में? हाँ सर, आपने अपना राइट और डिविडेंड कैलकुलेट करके देखा आपको किस प्राइस में वो पड़ रहा है? जी, तकरीबन 55 तक पड़ रहा है। हाँ, अभी तो ये तो 46 है। ये सारा इसका बाइंग जोन है, 40 रुपए से 50 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। जब ये 50 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आगे इसके नए लेवल बनेंगे, वो 62 तक फिर जाएगा। फिर आप एक दफा इससे यहाँ पूछ लें। फिर फिलहाल ये अपने बाइंग जोन में ही घूम रहा है ये। जी हाफिज सलीम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। खाई साहब, थोड़ी सी आपसे गाइडलाइन ये लेना चाहूंगा कि इस वक्त जो मार्केट की मूवमेंट हम देख रहे हैं, तो जी हमारे पास जो स्टॉक्स हैं, अगर हम उसको 10-15 दिन के लिए इसी तरह बरकरार रखें तो आने वाले 10-15 दिनों में इसमें प्रॉफिट टेकिंग में बेहतरी आ सकती है क्या? बस मेरा यही सवाल है खाई साहब। सर, स्टॉक कौन से हैं आपके पास? खाई साहब, वो यूनिटी है और GGL है, और वो अल्लाह आपका भला करे अपना के इलेक्ट्रिक है। हाँ जी। जी हाफिज साहब, अगर यूनिटी आपने अभी नीचे जब आया था 26 रुपए के करीब करीब वहां पर लिया हुआ है,
तो आप उस पोजीशन पर यानी इसको होल्ड करें, आगे 32-33 पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। GGL अभी थोड़ा नीचे आया था, 20 रुपये से नीचे आई थिंक, वहाँ पर अगर आपने इसको लिया हुआ है तो आप उसको बेशक थोड़ा सा आप होल्ड रखें। अभी 22 रुपये 72 पैसे हो गया है, तो जब ये 24 रुपये के करीब जाए वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। ठीक है, ये लेवल है प्रॉफिट टेकिंग करने के। ये नहीं है कि आप 24 पर भी जाए तो आप कहें कि जब भी मैं और मैंने देखना है। और इसी तरह जो है जो तीसरा स्टॉक है इलेक्ट्रिक, तो ज़रा ठंडा स्टॉक है, वो ज़रा टाइम से ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पर आपने एकुमुलेट किया, आप टारगेट आपका होना चाहिए कम से कम 5.5 रुपये। वो अभी जाए 6 महीने बाद जाए, के इलेक्ट्रिक जो है वो रखने वाला स्टॉक है, क्योंकि वो इतना तेज़ नहीं है, उसका फ्लोट इतना ज़्यादा नहीं है। फ्लोट उसका बहुत यानी कि जो है ना शेयर उसके बहुत ज़्यादा है, इसलिए चलना उसका ज़रा मुश्किल है, बड़े आराम आराम से वो चलता ही है। तो इसका आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी दोनों को लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, यूनिटी में भी और GGL में भी। जहाँ पर आपको 15% 20% से ऊपर या आपको प्रॉफिट नज़र आए तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर नीचे आए फिर ले लें। हमारी मार्केट अभी उस तरह नहीं है कि आप लोग लेके होल्ड करके रख लें बस इसको। हाँ जी हना, अभी तक आपको अनम्यूट करो मैं। अच्छा, मेरे बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि स्टॉप लॉस में पूरे दिन में किसी भी टाइम लगा सकती हूँ या उसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है? द सेकंड क्वेश्चन इज कि आप रात को मतलब वो भेज देते हैं हमें एक टारगेट प्राइस की, तो मैंने आज FFBL बाय किया तो मैं सुबह उसका सेल ऑर्डर लगा दूंगी, राइट? लेकिन मुझे अब उसका स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो स्टॉप लॉस सेल का मैं उसी स्टॉक का एक और ऑर्डर लगाऊंगी? ठीक, और कोई सवाल है आपका? ओके, नहीं बस, थैंक यू। हाँ जी। और जो पहला था स्टॉप लॉस का, आपने क्या पूछा था उसका, क्या रोज लगाना पड़ता है? नहीं, स्टॉप लॉस हम पूरे दिन में किसी भी टाइम लगा सकते हैं या उसका कोई स्पेसिफिक टाइम? जी बिल्कुल इसी तरह स्टॉप लॉस जो है आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन वो देखें प्री ओपनिंग ना हो, मार्केट प्रॉपर ओपन हो जाए 9:30 बजे से 1-2 मिनट बाद मार्केट जब प्रॉपर ओपन हो जाती है फिर आप जो है स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हैं ये। और कोशिश करें अगर मार्केट शुरू में जैसे आज सुबह के टाइम मार्केट बार बार ऊपर नीचे जा रही थी तो सुबह सुबह स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता पहले 1-1.5 घंटे में। पहले 1-1.5 घंटे में प्रॉफिट टेकिंग की कोशिश की जाती है। बहुत से लोग गुल अहमद की वजह से वो है जी स्टॉप लॉस हिट कर गया, पहले घंटे में तो स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं होता ये। पहले घंटे में आप लोग कोशिश करें उसकी प्रॉफिट टेकिंग की कोशिश करें। हाँ, अगर मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट घंटे के बाद मसलसल नेगेटिव होना शुरू हो गया है, मार्केट पॉजिटिव हो ही नहीं रही, तो फिर आप जाकर जो है वो इसको जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे। गुल अहमद जो है आज के दिन हमने देखा कि मैंने आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताया, लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग को छोड़ के पहले स्टॉप लॉस के पीछे पड़ गए और उसने स्टॉप लॉस को पहले हिट कर लिया। तो स्टॉप लॉस आपने शुरू में नहीं लगाना, इसको लाजमी आप लोग सारे अपने पल्ले बांध लें। पहले 1-1.5 घंटा 10:30 बजे तक हर सूरत कोशिश करें स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की कोशिश करें। ये जब 10:30-11 के बाद जरा तेजी कम हो जाती है फिर असल पता चलता है अब इंडेक्स की क्या यानी उसका मूड क्या है, ये अब नेगेटिव होना है या क्या होना है, नीचे जाना है, तो फिर वहां पर आप स्टॉप लॉस जो है वो फिर लगाना शुरू करें ये वाले। अगर आपकी प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो रही, नीचे आ रहा है, तो फिर आप स्टॉप लॉस को सोचें और वो भी स्टॉप लॉस अपने वहां पर लगाना है मॉडिफाई करके जहां पर उसने आज का लोअर बनाया होगा। ये वाला जो मेरे वाले स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दें उसको, तो इस तरह पोजीशन करें अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो रही है। अव्वल तो पहले तो पूरी कोशिश होनी चाहिए आपकी कि हर सूरत प्रॉफिट टेकिंग हो। अगर मेरे बताए हुए लेवल पर भी प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो रही, उससे कम पर ही वो स्टॉक अटक गया है, तो आप वहां पर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें उसको और निकलने की कोशिश करें फिर वहां से। लेकिन पहले इंडेक्स को भी अच्छे तरीके से देख ले। अगर इंडेक्स का मूड पॉजिटिव है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, अच्छी मार्केट ठीक है, तो फिर तो लाजमी वो प्रॉफिट टेकिंग अवॉइड करेगा। लेकिन जिस तरह आज बार बार रेंज बाउंड पोजीशन थी, मार्केट नीचे ऊपर नीचे कर रही थी, तो इस सूरत हाल में फिर मैंने आपको अलर्ट भी भेजा था। कुछ मेरे स्टॉक्स प्रॉफिट टेकिंग लेवल को टच नहीं किया, लेकिन उससे नीचे नीचे मैंने आपको उन स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई। बस यही चीज़ें होती हैं सीखने वाली, इसको प्रॉपर सीखें और इनसे समझें कि ये कैसे हम लोग ये काम करते हैं और कैसे हम कहाँ हमारी प्रॉफिट टेकिंग इस सिचुएशन में कैसे प्रॉफिट टेकिंग होती है फिर। बाकी FFBL कल पहले टाइम आपने प्रॉफिट टेकिंग की कोशिश करनी है, जब ना हो तो वो भी सेम है, फिर स्टॉप लॉस बाद में लगेगा, ये देखेंगे क्या पोजीशन है उसके। हाँ जी, निजामुद्दीन साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे AVN आजकल ऊपर जा रहा है, इसका कोई मुस्तकमिल चांस है कि ये 100 रुपए तक चला जाएगा या यहीं पे इसका जी बेच देना चाहिए? और कोई सवाल सर? और डेस्कॉन ऑक्सी लिमिटेड अब चलने लगा है, इसका क्या फ्यूचर है सर? सर लिया हुआ आपने ये? सर इसमें मैं काफी लॉस में हूँ। हाँ जी। सर डेस्कॉन का जो है ना ओवरऑल फ्यूचर तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन यह है कि बार बार आपने फिर इसके कुछ लेवल्स हैं वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर नीचे आए, फिर एक दफ़ा ले, इसका ये तरीक़ाकार है। जैसे अभी 26 रुपये पर है,
तो ये जब तकरीबन पहुंच जाए 30 रुपए के करीब करीब, फिर आप एक दफ़ा पूछें कि वहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है या नहीं बनती। अगर नहीं बनेगी तो हम आपको कहेंगे और मजीद इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर प्रॉफिट टेकिंग बनेगी तो फिर हम आपको कहेंगे यहाँ से निकलें, फिर थोड़ा फिर नीचे आए, फिर ले लें। अब आपने हो सकता है किस रेट पर लिया हुआ है आपने पुराना? सर ये मुझे एवरेज ये पड़ा हुआ है तकरीबन 39, 38, 30 39। वो आपने लिया भी महंगे, जब ये अपने पीक पर था उस टाइम आपने इसको लिया हुआ है हाँ 42 पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहरहाल आप फिलहाल इसको वेट करें, फ्यूचर में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन लेके बैठे ना रहे। इसकी एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग फिर नीचे अभी नीचे आया था, आपने इसको लेना था ना, ये 20-22 रुपए 23 रुपए तक आ गया था, यहाँ पर फिर बाइंग बनती थी इसकी। ऐसे होता है ये। बहरहाल जो है एवीएन जो है ये भी वही है कि आप ये नहीं है कि लेके बैठ जाए। आज हमने टीआरजी नेट सोल इसमें बाइंग करवाई, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि टीआरजी जो है वो 200 का हो जाएगा, कल हम उसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और बाहर निकल आएंगे। ये ऑलरेडी आईटी सेक्टर अपने हाई पर पहुंचा हुआ है, तो बस यहाँ से मौका मिले वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें और बस निकलने वाली बात करें। हमने अपना 4% 5% बीच में से निकालना होता है, तो वो बस यूं ही हमें मिल जाए तो फिर इंशाल्लाह हम नए स्टॉक्स की तरफ चले जाते हैं। ये हाँ जी, डॉक्टर साजिद साहब, मैं यूएई से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, पहला सवाल तो ये है कि ये जो साजगार है, ये इनका कोई मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ कुछ हो रहा है ट्रेंड, तो उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? और दूसरा FFBL जो है, ये लॉन्ग टर्म के लिए फर्टिलाइजर में क्या अच्छा स्टॉक है? जी सर, साजगार जो है अभी पिछले दिनों कुछ थोड़ा नीचे आया हुआ था, तकरीबन 143 वहाँ पर इसकी प्रॉपर बाइंग बनती थी ये, और वहाँ से फिर आपने देखा ये दोबारा जो है वो रिवर्स कर गया। साजगार जब तक जो है वो 200 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, फिलहाल जो है ये इसी के दरमियान में अटका रहेगा ये, यानी कि अभी 143 पर आया तो ये 180 190 फिर नीचे आ जाता है, तो ये इसके बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल है, इनको ब्रेक करना इसके लिए ज़रूरी है। फिर ये जाएगा 200 से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर हम देखेंगे 230 240। लेकिन इसके एग्रीमेंट के साथ हम ये नहीं कह सकते इसके एग्रीमेंट हो गए तो ये 500 का हो जाएगा। एग्रीमेंट हो, फिर उसकी सेल में इजाफा पता चले, इसके एसेट्स में क्या फ़र्क पड़ा है, इसकी पोजीशन में क्या आया है, वो फिर बाद की बातें। ये कितना प्रॉफिट इसका बढ़ेगा, वो जब बढ़ेगा आएगा अकाउंट में शो होगा, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू ऊपर बढ़ेगी। तो सिर्फ खबरों पर हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये होगा तो वो क्या हो जाएगा। ये FFBL जो है फिलहाल तकरीबन अपने जो है वो अपने एकोमोडेशन जोन में ही है, इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है। स्टॉक भी ये अच्छा है, और तकरीबन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो ये वैसे रखने वाला स्टॉक है ये। लेकिन क्योंकि आजकल हमें वो लॉन्ग टर्म वाले फिलहाल इसमें हम इसको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहे, ये थोड़ा स्लो है, ये इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिलहाल ये तकरीबन 28 रुपए के करीब करीब पहुंचे, तो यहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है, और फिर आगे हम देखेंगे कि आगे कहाँ पर इसकी दोबारा बाइंग बनेगी ये। जी रियाज खान साहब है पेशावर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रियाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है जी? जी जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? और सर आ रही है आवाज हेलो। आपकी। अच्छा, ये जी आज कुछ टेलीविजन पे कुछ न्यूज़ चल रही है कि जरदारी साहब ने कुछ बयान दिया है, और जो पॉलिटिकल शायद वो इनमें कुछ फूट सी पड़ गई है PDMA में, तो इसका कुछ मार्केट पे पॉजिटिव असर हमें नजर आएगा आने वाले दिनों में? जी सर, और भी कोई सवाल है? बस यही पूछना था जी। हाँ जी रियाज भाई, अल्लाह अल्लाह करके हमने जो है ना वो सेनेट के इलेक्शन खत्म हुए, अब वो पॉलिटिकल का थोड़ा काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। आगे जो 25 तारीख को PDM कह रही है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अगर वो डेफिनेटली कामयाब हो जाते हैं अपने इलेक्शन में और कंपेन में और वज़ीर आज़म को हटाने में, अगर कामयाब होते हैं तो फिर मार्केट पर असर पड़ेगा, अदरवाइज कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बज़ाहिर नहीं लग रहा कि PDM में इतनी जान है कि वो हुकूमत को कोई हिला सकेगी, इसलिए आप इतनी टेंशन ना लें मार्केट की। हाँ जी मजहर मलिक साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो ISL लिया हुआ है काफी देर से, वो प्राइस जो है 92 में लिया था, काफी देर से पड़ा हुआ है, तो अब वो आज एक्स डिविडेंड हो गया जी। उसका काइंडली जरा गाइड करने के क्या आगे करना है, डिविडेंड कैसे आएगा, कब आएगा। और दूसरा फौजी फूड है, वो भी 2 महीने से लिया हुआ है, लेकिन वो 18 से ऊपर नहीं आ रहा है जी। ये 2 चीजें। हाँ जी मजहर भाई, जो है ना इंटरनेशनल स्टील में अगर आप देखें आपका जो डिविडेंड जो आपको मिलेगा वो तो 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, एक्स हो गया तो डिविडेंड डाल के, और आपकी प्राइस में कितना यानी कि फ़र्क आ रहा है, अगर वो फिर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो फिलहाल आप यहाँ से निकल जाएं। यानी कि अगर आप ज़्यादा यानी कि कम प्राइस पड़ी है आपको डिविडेंड प्लस आपका जो बाइंग रेट था ये, जो डिविडेंड स्टॉक्स देते हैं बार बार हम यही कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं उनका।
वही आपके पैसों से ही आपको 6 रुपये 5 रुपये 4 रुपये दे देते हैं और वो फिर नीचे चला जाता है स्टॉक, और 2-4 रुपये और भी नीचे चला जाकर 6 महीने आपको तड़पा कर रखता है, ऊपर जाने का फिर नाम नहीं लेता। तो बेहतर ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है डिविडेंड के साथ, तो आप इसको निकाल दें, फिर किसी और स्टॉक में डाल दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। बाकी फौजी फूड इस रेट पर बाइंग जोन में 14 रुपये से लेकर 16 रुपये के दरमियान इसमें मजीद अकोमोडेट कर सकते हैं आप। जब तक ये 20 रुपये से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, फिलहाल ये यहीं पर ही अटका रहेगा ये। जी तौहीद आलम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। जी काजी साहब, मुझे मेरे दो सवाल हैं। एक तो मुझे पीपीएल के बारे में पूछना था। आपने कहा था कि पीपीएल को जब 1-2 लॉक लगे जब इसको लेना, तो आपका क्या ख्याल है, अभी लेना बनता है या वेट करें 1-2 लॉक का? और दूसरा मेरा ये सवाल है एसएनजीबी के बारे में, मैंने शायद आपसे पहले भी पूछा था। एक तरह मुझे रेट बता दें कि मैं 43.5 पे मुझे पड़ा हुआ है, इसका मैं वेट करूं 43 पे आने का, या 41-42 पे आए तो इसको थोड़ा सा लॉस बुक करके निकाल दूं? बहुत शुक्रिया जी। सर इस तरह है ना, पीपीएल जो है फिलहाल मूव कर रहा है तकरीबन 87 रुपये 87, तो ये तो बहुत अच्छा रेट है, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ये है कि फ़िलहाल वो लॉन्ग टर्म वाला, फ़िलहाल अगर आपका खून सही ठंडा सा खून है आपका, आप रख सकते हैं इसको 6 महीने साल तो रख ले। बहरहाल फ़िलहाल चलने की उम्मीद इसकी इसलिए कम है, कभी जब तक कोविड क्लियर नहीं होता पीपीएल ओजीडीसी भी चलते हुए नज़र नहीं आते। हाँ अगर 1-2 लॉक इनको लगे तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब ये तेज़ हो गए हैं। ये फ़िलहाल ये बिल्कुल मरे हुए हैं, ये इनके बिल्कुल पीर जो है इनके पीछे सारे सोए हुए हैं जिन्होंने इनको चलाना है ये वाला। ठीक है, और एसएनजीपी जब 43 पर लिया तो आपको लाजमी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। अब जब 42-41 पर आप कह रहे हैं आ जाए, जब 41-42 पर आएगा तो फिर 43 पर भी आ जाएगा, फिर आप लॉस पर ना बुक करें, फिर आप प्रॉफिट में बेचिएगा इसको। जी अली जाज भैया लाहौर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो आज वो बदकिस्मत से गुल अहमद वाला मैं ही हूँ सर, जिसने स्टॉप लॉस लगा दिया था 930 पर और वो हिट कर गया। और सेकंड ये था कि मैंने वेव्स का पूछना था कि मतलब वेव्स काफी नीचे आया हुआ है, इसको बाय किया जा सकता है? हाँ जी, वेव्स जो है ना अभी 22 रुपये 48 पैसे पर है, और यकीन करें कि ये बहुत अच्छे रेट पर है वेव्स। अगर आप लोगों में से कोई भी इसके अंदर एकोमोडेशन करना चाहता है तो ये बहुत ज़बरदस्त लेवल पर मौजूद है। आगे आने वाले दिनों में गर्मियाँ आएंगी, इनके रेफ्रिजरेटर चलेंगे और ये स्टॉक अच्छा खासा ठीक ठाक हो जाएगा ये वाला। अगर इंडेक्स ने भी इसको सपोर्ट किया, मार्केट हमारी आगे बेहतर होगी, तो ये वेव्स भी आपको यहाँ पर नज़र ही नहीं आएगा ये। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इसको जो है एकोमोडेट कर सकते हैं ये। जी सिया भैया लाहौर से, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैंने एवियन लिया था 92 पे, उसे 2 दिन से अपर कैप लग रहा है। कल मैं इसे बेच दूं 92 से ऊपर या अपर कैप का वेट करूं सर? हाँ जी, हाँ जी जिया भाई, आपने एवियन इतने दिनों से लिया हुआ है, बड़ी मुश्किल से ऊपर ऊपर करके आया, तो जब ये 92 से ऊपर कल मूव करेगा 94 के करीब, तो जिस रेट पर आपने लिया हुआ है वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, ताकि आपको ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। ये अगर आपकी किस्मत है, कल हो सकता है कल ये फिर अपर लॉक पर चला जाए, तो फिर उससे अगले दिन फिर आप इसको बेचिएगा ये वाला। फिलहाल एक आध दफ़ा रिस्क लें, जल्दी ना करें बेचने में, क्योंकि आईटी सेक्टर आज तेज हुआ है, तो आगे 2 दिन में हो सकता है मजीद इनके अंदर तेजी देखें। तो एवियन भी आपका 95-96 पर जाने के चांस हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को आपने इग्नोर नहीं करना ये। जी दानिश अहमद साहब, कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अजीब भाई, मैंने आपकी लिस्ट के मुताबिक टेल जो है ना आपकी एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, तो मैंने काफी उसमें बाइंग की है। तो अच्छा, आप लिस्ट के हिसाब से जो शॉर्ट टर्म है, क्या उसका वेट करूं या अगर मुझे कुछ प्रॉफिट है तो मैं से निकल जाऊं? मेरी बाइंग बनती है टोटल एवरेज 33 का इस वक्त। जी जी दानिश भाई, ये भी इसी तरह है, जो पेल वाला भी स्टॉक है ये भी वेव्स की तरह ही है। आगे फ्यूचर इसका भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप इसको एक्युमुलेट करके रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें। जो भी इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं, जब तक आपको 15 से 20% प्रॉफिट ना दें, फिलहाल आप उनके अंदर ना निकलें उनके अंदर से, क्योंकि ये इन्होंने ये पहले आपको इस रेट पर 33 रुपये पर मिला हुआ, यकीन करेंगे बहुत अच्छे रेट पर आपको पहले मिला हुआ है ये। तो मेरा मशवरा ये है कि फिलहाल इसको होल्ड करें। जब ये 37 रुपये के करीब पहुंचेगा, वहां पर ही आपको कम से कम 20% का प्रॉफिट दे रहा होगा, तो फिर आप एक दफ़ा पूछें कि आप इसमें क्या करना है। ये फिलहाल रखी रखें, थोड़ा नीचे आता है तो और एक्युमुलेट करें इसके अंदर। हाँ जी मलिक असद साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है? जी मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि पीआरएल के बारे में साहब आप क्या कहते हैं कि पीआरएल जो है, क्योंकि मसला ये था कि मैंने स्टॉप लॉस लगाना चाहा तो कल मैंने लिया था, एक दफा बुलिश हो गया, फिर वो दोबारा वापस आ गया, तो स्टॉप लॉस जो है ना वो फिर मैंने मतलब रिमूव कर दिया जब मैंने देखा इतना गिर रहा है, और फिर वो वापस भी आ गया। किस रेट पर लिया पीआरएल
मैंने PRL 2372 के ऊपर या 64 के ऊपर ऐसा कुछ है, तो ये है बस इतना था। और भी है कोई सवाल? नहीं भाई। हाँ जी, PRL जो है अभी 23 रुपये 82 पैसे के दरमियान, यानी आज क्लोजिंग हुई 23 रुपये 82 पैसे। तो बहरहाल PRL अच्छा स्टॉक है, अगर आप यहाँ पर मजीद इसको एकमुलेट करें 20 रुपये से 24 रुपये के दरमियान, ये सारा इसका एकमुलेशन जोन है। अगर आप रख सकते हैं तो यहाँ पर रखें इसको, ये बहुत अच्छा रेट है। ये इसने आराम से 27 रुपये 28 रुपये हो जाना है, वहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। फिर एक दफ़ा पूछना जब 27 रुपये तक जाएगा तो यहाँ पर इसकी कोई परेशानी नहीं है ये। जी इरफान अली साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। काजी साहब, मैंने ये पूछना है कि एक पोर्टफोलियो में लिक्विडेशन की ऑप्शन होती है, तो उस ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है? और समटाइम्स जब हम सेल करते हैं तो एक आ जाता है वॉश ऑर्डर, तो वॉश किया तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और गाइस साहब एक EPCL का बता दीजिएगा कि उसका क्या अभी ट्रेंड है? PTC से लिया हुआ है आपने? EPCL एंग्रो पॉलीमर। हाँ EPCL से लिया हुआ है आपने ये? हाँ जी गाइस साहब, मैंने ये 48.50 पे समथिंग दिया था। हाँ जी सर, EPCL फिलहाल ये तकरीबन अपने ऑल टाइम जो है हाई पर मूव कर रहा है और 48.70 पर है। बेहतर ये है कि हो सकता है फ्यूचर इसका अच्छा हो आगे, क्योंकि इसके अंदर तेजी जारी है, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो कोशिश करें जो अपने ऑल टाइम हाई पर है उसको, वो थोड़ा रिस्की है, कोई कंफर्म नहीं है कि इसका कहाँ पर इसकी हद जाएगी। ये बेहतर ये है कि जो स्टॉक नीचे आए हुए हैं वो लें, वो कम से कम हमें आइडिया होता है कि अब ये इनके ऊपर जाने के काफ़ी चांस हैं। ये अब ये अपने ऑल टाइम हाई पर, और मैं क्या कहूँ कि 48 से ये 100 रुपये तक चला जाएगा। आज तक नहीं गया तो क्या पता चला भी जाए। तो इसलिए EPCL यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे रहा है। अगर 1-2 रुपये और यानी ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है जब तक ये आपको क्लोजिंग नहीं देगा 52.80 से ऊपर, जिस टाइम इसने 52.80 से ऊपर क्लोजिंग दी, फिर ये आगे इसके नए लेवल बनेंगे। ये सारा अभी यहाँ पर ये रुका हुआ है और ये काफ़ी टाइम से इसी रेट के आगे पीछे आपके घूम रहा है। आप देख रहे होंगे दिसंबर से लेकर अभी मार्च आ गया तो ये इसी 48 के ऊपर नीचे ही जो है वो मूव कर रहा है बार बार ये। ठीक है, तो बेहतर यह है कि यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर बाद में जो है दोबारा 52.80 से ऊपर जब क्लोजिंग दे तो फिर आप एक दफ़ा पूछें कि अब वहाँ पर इसकी दोबारा फ्रेश एंट्री बनेगी, फिर वहाँ पर एक नया इसका ट्रेंड जो है वो शुरू होगा ये। बाकी जो लिक्विफिकेशन जो पूछा हुआ है वो मैं चाहूँगा कि इदरीस भाई इसका आंसर दे दें कि वो जो शो हो रहे होते हैं उसमें क्या है ये। हाँ जी सिप्तैन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद सिप्तैन। चले नहीं जी, सैयद इरफान साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सैयद इरफान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। दोबारा आप हो गया म्यूट, दोबारा करें अनम्यूट। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी सर बोले। हेलो सर, ये मैं जैसे आपसे सुबह मैंने आपसे की थी, मैंने ये GGL में 21.71 पर 23.7 पर स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश कर रहा था, वो रिजेक्ट कर रहा था। इसकी क्या वजूहत है? सर और भी कोई सवाल है? बस यही सवाल थे कि 21 पर वो क्यों नहीं कर रहा था, बस वो, क्योंकि मैं तो अभी जस्ट स्टार्टेड है। हाँ सर, आप अपने ब्रोकर से पूछ लेना कि मेरा टर्मिनल में स्टॉप लॉस नहीं लग रहा, वो फिर आपको बताता कि अगर कोई डिवाइस का मसला है, अगर वो उसकी रेंज में है तो फिर तो उसको स्टॉप लॉस लगना चाहिए ये। तो अब मुझे तो नहीं पता ना आप कौन से ब्रोकर की कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे सबका तो अंदाज़ा नहीं। मैं अपनी ऐप में तो बता सकता हूँ कि इसमें क्या एरर है ये। तो बेहतर ये है कि अगर कोई इस तरह के किसी का ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा या ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है, वो फौरी तौर पर अपने ब्रोकर का दिमाग खाए और उसे कहे कि ये जो इतने पैसे ले रहे हो ये किस चीज़ के ले रहे हो। अगर ये बार बार सिस्टम हैंग हो रहा है या ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा या लग नहीं रहा, तो उसको सुनाए ब्रोकर को, वो इसी चीज़ के तो सर्विस के पैसे लेते हैं आपसे ये। हाँ जी शाहनवाज सिद्दीकी साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, मैंने सिर्फ शुक्रिया कहना था आपको, राइट टाइम पे अलर्ट मिल गया था मुझे। मैंने ट्रेड लिया हुआ था 28.25 पे और 28.51 पे मैं निकल गया, तो बस बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, मैं नुकसान से बच गया। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी फराज बुखारी साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। काजी साहब समझ आ नहीं रही सर कि ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। बस तो इन्वेस्टर बनने का सोचते हैं, मार्केट नीचे आ जाती है, फिर सोचते हैं ट्रेडर बनेंगे।
एनएमएल का पूछना है काजी साहब आपसे। एनएमएल 120 पे मैंने गलती करके ले लिया था। अब जब मार्केट डाउन आती है तो ये 4-4 5-5 रुपए नीचे आता है। अब बैठ के ये 100 के करीब आया हुआ है, निकलना बनता है इससे? अगर इससे निकल के बंदा वेव्स ले ले, या एक और शेयर है जो मैं भी देख रहा था और इदरीस भाई ने भी बताया था, लॉर्ड्स लिमिटेड, उस पे जरा अगर आप थोड़ा देख के जरा बता दें आजकल में कि उसमें कुछ है एंट्री लेने का, या एनएमएल से निकल के वेव्स में बंदा जाए। बस यही पूछना है, या एनएमएल में स्टिक करना है जब तक वो 120 पे आए ना। जी फराज भाई, अगर आप तो रोज सुबह सवेरे उठ के आपको मार्केट देखनी पड़ती है और दिन में बार बार आपको ये जो है ना आपका दिल करता है, ज़मीर आपको कहता है मैं मार्केट देख लूँ, अब मैं मार्केट देख लूँ, इंडेक्स किधर जा रहा है, स्टॉक किधर जा रहा है, फिर इसका मतलब ये है कि आप इन्वेस्टर नहीं है, फिर आप डे ट्रेडर ही अपने आप को समझेंगे। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा बाइंग करते हैं, बस एक जुम्मे के जुम्मे वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं, पूरा हफ्ता उसी स्टॉक के अंदर रहते हैं। एक ही उन्होंने टारगेट रखा होता है कि मेरा स्टॉक अगर 15% 20% ऊपर जाएगा उसके अंदर हम प्रॉफिट टेकिंग करवाएंगे। जैसे जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट कराई जाती है, फिर उनको प्रॉफिट टेकिंग एक तरीके से रोज़ रोज़ को उनको मार्केट को देखना भी नहीं पड़ता ये। फिर इस तरह उनको एक पूरे हफ्ते का स्टॉप लॉस बता दिया जाता है। वो ज़रा ठंडा किस्म का काम होता है इन्वेस्टर मला। बार बार आप रोज़ स्टॉक को देखने और आपने एनएमएल की टेंशन लेना शुरू कर दी, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो इन्वेस्टर नहीं है, ना आपने प्रॉपर प्लानिंग की कि कहाँ पर मैंने इसको निकलना था मैंने। बहरहाल एनएमएल भी बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर मजीद अगर पैसे है तो यहाँ पर इसको एकमुलेट करें, और लोड्स भी इस रेट पर बहुत अच्छा है ये नहीं है कि एनएमएल का पैसा लोड्स में डालें, लोड्स का पैसा लोड्स में डालें, एनएमएल का एनएमएल में, फ्यूचर दोनों का बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और ये इस रेट पर लोड्स बहुत सस्ता आपको मिल रहा है, 14 रुपये करीब उसका मूवमेंट है, 14 रुपये से 18 रुपये के दरमियान जहाँ पर भी मिले इसको इकट्ठा करें। जब ये तेज़ हो जाएगा तो ठीक ठाक काम बनेगा ये जब आगे गाड़ियों की परचेजिंग सेलिंग थोड़ी तेज़ हो जाएगी कोरोना के बाद, तो ये सारे रेडिएटर्स इसके बिकेंगे अच्छे खासे, तो ये भी तेज़ हो जाएगा ये। जी इमरान साहब है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन हमेशा की तरह न्यूबी का ही होता है, मासूमाना सवाल है। ये जो हम स्टॉप लॉस आप लगाते हैं, हम रिकमेंड करते हैं, उसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है जो कि है नहीं, जो मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जी एक किसी बंदे की एक सर्टन लेवल है बर्दाश्त का लॉस का कि 2% 3% लगाया और वो उतना कर ले, या स्टॉप लेवल जो मैं समझता हूँ आप वो रिकमेंड करते हैं कि अगर इसको हिट कर गया तो फिर ये इससे तेजी से नीचे जाएगा। मेरा ख्याल है कि आप एक सवाल सर यही है, स्टॉप लेवल वो रेजिस्टेंस लेवल है कि अगर ये हिट कर गया तो यहाँ से निकलना बनता है, इससे अगर और नीचे चला गया तो ये बहुत तेजी से और नीचे जाएगा। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि एचबीएल क्या समझते हैं सर? मैंने बहुत पहले ज्वाइन करने से पहले लिया हुआ था एचबीएल, तो उससे निकल जाना बनता है। मैंने वैसे काफी मतलब 180 का लिया हुआ था, 180 का राउंड, अभी तो ये 120 के करीब है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इमरान भाई, पहले सवाल में जो है ना उसी में आपका जवाब मौजूद है, और दूसरे में आपके सवाल में ही आपका जवाब है। एचबीएल 180 का था, उस वक्त इसका स्टॉप लॉस बनता था तकरीबन 172 पे, 172 से नीचे आना था तो आपने निकलना था उसके अंदर से, उस वक्त आप नहीं निकले तो आप 120 रुपये पर वो बेचारा फंसा हुआ है। अब फिलहाल मैं तो नहीं कह सकता कि 60 रुपये लॉस आप बुक करें। फ्यूचर जब ठीक होगा, बैंकिंग सेक्टर चलेगा तो एचबीएल एमसीबी ये सारे ठीक हो जाएंगे, तो वो कब ठीक होगा वो अब इंतज़ार करें। हो सकता है कोविड के बाद या आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे बैंकिंग सेक्टर तेज़ हो जाएगा तो आपका एचबीएल भी ठीक हो जाएगा ये। जी लियाकत अली साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तमाम मेंबर्स की खिदमत में इस्लाम। अच्छा भाई साहब, मेरा एक तो है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, क्या समझते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ेगा? अगर बढ़ता है तो किन किन सेक्टर पे पॉजिटिव और किन सेक्टर पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा इसका? जी सर। क्योंकि जब भी कभी ये रेट बढ़ा है तो सीमेंट पे इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा इसका। जी सर। तो दूसरा ये है कि लॉर्ड केमिकल और डॉल का तो बता दिया आपने, लॉर्ड केमिकल को अभी है बाइंग जोन है, बनता है इसका? जी जी थैंक यू। और डॉल भी जी सर, इस तरह है ना जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, लेकिन जब तक इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट को नहीं पहुंचता, ये 7 से अगर 8 हो जाता है या 7.5 हो जाता है तो इतना कोई खास स्टॉक मार्केट पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जब तक सिंगल डिजिट में ये मौजूद है ये तो डेफिनेटली और वो कंपनी जिन्होंने लोन लिए हुए हैं अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली उन पर फ़र्क पड़ेगा। अगर वो चाहे सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इन पर तो फ़र्क हमें नज़र आएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ये,
ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनीज है जिन्होंने बाहर ज़्यादा डेट लिया हुआ है, कर्जे किस किस पर ज़्यादा है, वो फिर हमें पर्सनली जो है वो स्टडी करके देखना पड़ेगा और उन्हीं पर ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये लॉर्ड केमिकल जो है बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन सिर्फ उसका प्रॉब्लम ये लॉर्ड केमिकल हो गया या PTCL हो गया या के इलेक्ट्रिक हो गया, इनका फ्लोट बहुत ज़्यादा है ये। और इसी तरह BOP हो गया, इतना इनका फ्लोट है कि ये एक एक पैसे पर चलने की बड़ी इसकी गेम है ये, और बड़ा ये नहीं कि धक्के मार मार के एक एक पैसा ये ऊपर नीचे चढ़ते। तो बेहतर ये है कि कोई ऐसा स्टॉक ले जो ज़रा कम फ्लोट वाला है, हल्का शेयर है, वो ज़्यादा तेज चल सकता है। डोल बहुत अच्छा है इस रेट पर, आप यहाँ पर इसको डोल को ले सकते हैं, और अभी थोड़ा नीचे भी आया था और वो बहुत अच्छा रेट था इसका, फौरन से रिकवर किया। आगे आने वाले दिनों में भी हम इसके अंदर तेजी देखेंगे, तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं डोल को। लेकिन वो है कि लॉन्ग टर्म आप फिलहाल ना रखें, क्योंकि मार्च अप्रैल ये जब तक मॉनेटरी पॉलिसी है और फिर IMF के कुछ जो है ना वो टैक्स भी लगने जा रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी मार्केट ज़रा क्लियर होगी, खासतौर पर आगे बजट भी एकदम आ जाएगा, फिर उसकी खबरें भी रूमर्स गर्दिश करना शुरू हो जाएंगी, फिर असल पोजीशन क्लियर हो जाएगी, फिर आप ले के स्टॉक्स रखें और फिर इंशाल्लाह वो ठीक ठाक जो है वो आगे निकल जाएंगे स्टॉक्स। लेकिन एकुमुलेशन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेशक एकुमुलेट करके पड़े रहें, थोड़े 2-4 पे नीचे भी आ जाते हैं, अगर टेंशन परेशानी नहीं है, आप माशाल्लाह सब्र वाले बंदे हैं, आप रखें आगे फ्यूचर में इसी डॉल को आप 36, 37, 38 पर जाएगा तो बेचिएगा आराम सुकून से, क्या जल्दी है फिर। जी तनवीर अकरम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी काजी साहब, एक तो ये मैंने पूछना था कि ये जो मैंने कुछ कंपनीज की देख रहा था कि जो बुक वैल्यू है और इसमें दूसरा एक साथ में एंटरप्राइज वैल्यू लिखी होती है, तो कुछ कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो कम होती है, एंटरप्राइज वैल्यू उनकी ज्यादा है। कुछ कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो उसमें ज्यादा कम है, तो बुक वैल्यू ज्यादा है, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? और दूसरा ये जो डिविडेंड जैसे मुगल स्टील ने भी किया है 30% और राइट्स 16%, तो इसमें क्या ये 3 रुपया बनता है क्या पर शेयर, और राइट्स का क्या हिसाब है? जी तनवीर भाई, जो बुक वैल्यू एंटरप्राइज वैल्यू इसमें पूरा यानी कि वीडियो बनती है, ये पूरा कंसेप्ट है, ये इस तरह आसान लफ्जों में इनको समझाना ज़रा मुश्किल है। ये सिंपल बुक वैल्यू जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक अकाउंटिंग के लिहाज से जो उस शेयर की वर्थ बनती है, हम उसको बुक वैल्यू कहते हैं। फिर एंटरप्राइज वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि कैसे, यानी कि उसकी क्या हिसाब, उस पर पूरी एक मेरी वीडियो बनेगी एंटरप्राइज वैल्यू पर, फिर आपको सारा कंसेप्ट समझ जाएगा। ये अगर डिविडेंड उसे 2.5% दिया हुआ है तो वो 2.5 रुपये ही बनेगा आपका डिविडेंड, इतना ही तकरीबन। उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है, ये कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3% दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है तो 3 रुपये डिविडेंड उसका बनता है, ऐसे बनता है ये इसका। जी काशी भट्टी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सब भाइयों को इस्लाम। वालेकुम सलाम सर, काफी दिनों बाद आया हूँ मैं सर अर्ज करना था, वो मुझे पता चल गया कि आपका प्रीमियम अकाउंट जारी हो गया, तो बस मुझे ये बताइएगा कि कैपको को कहाँ से लेके कहाँ तक उसे पड़ा हुआ है, तो उसे किस तरह करें, उसको किस तरह खेलें कैपको को, ताकि पास भी रहे और प्रॉफिट भी आती जाए। ये जरा काइंडली कैपको बताइए। PRL था वो, उसका मुझे पता चल गया है। जी सर, कैपको जो है जब ये तकरीबन 35, 36, 37 का होता है, ये फिर यहाँ पर बाइंग बनती है, फिर 42, 43, 44 तक इसकी प्रॉफिट टेकिंग है, फिर देखना पड़ता है कि आगे इसकी मूवमेंट क्या है, फिर दोबारा इसका वेट करना पड़ता है कि कब ये नीचे आएगा, फिर कहाँ पर हमने इसको बाय करना है। तो इस तरह प्रॉपर इसकी जो है ना स्टडी करने के बाद ही बताया जा सकता है कि अब दोबारा इसकी कहाँ पर और किस टाइम एंट्री बनेगी ये वाली। जी शेख जफर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मेरा सवाल ये था कि FFL के बारे में मालूम करना था। मेरी बाइंग 18 रुपए 30 पैसे तक की है, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि TRG में आज आपने बाइंग करवाई है और हम भी उसको देखते थे, हमारा दिल ललचाता था, लेकिन हम डर के नहीं करते थे, तो आपने एंट्री ली है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा आगे। बस यही मेरा सवाल था। जी सर, मैंने FFL का बताया आपको। FFL फिलहाल यहाँ पर रुका रहेगा, आपने सुना नहीं है शायद। 14 रुपये से 16 रुपये के दरमियान इसका बाइंग जोन है, जब तक ये 20 रुपये से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता फिलहाल ये यहीं पर अटका रहेगा ये वाला। ये पहले भी रिपीट किया मैंने, TRG लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया। कल 3-4 पे जब ये देगा हमें तो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और निकलने वाली बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि जी हमने इसको 200 रुपये पर बेचना है या हमने इसको 500 पर बेचना है। तो मौका मिला, एंट्री ली, इंशाल्लाह कल प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर भी आ जाएंगे ये। तो जहाँ पर भी हमें रूम मिलेगा हम उसको लाजमी अवेल करेंगे ये। और ये इस रेट पर तकरीबन ठीक है, एंट्री बनती थी, वो वाला रेट नहीं बनता था जब ये 150 से ऊपर जब ये था। जी सिप्तैन साहब, आपको कर रहा हूँ अनम्यूट दोबारा, आप मेरे ख्याल हैंड रेज किया आपने। पहली दफा में मुझे पता नहीं चला था, मैं स्टॉक्स इसमें बिल्कुल नया हूँ,
तो मुझे स्टॉप लॉस के बारे में पूछना है। इसमें लगाने के लिए मैंने सुबह कोशिश की तो एक दफा तो हो गया था, दूसरी दफा नहीं हो सका। उसमें एक प्राइस आ रही है, प्राइस लिमिट आ रही है, तो वो जो रिजेक्ट हुआ जिसकी बेस पे उसने बताया मुझे वो ट्रिगर प्राइस लेस होनी चाहिए। तो ये ट्रिगर प्राइस क्या है और प्राइस की क्या देनी होती है, प्राइस लिमिट के बारे में? हाँ सर, आपने मेरा ग्रुप कब ज्वाइन किया है? मैं रिसेंटली अभी आई थिंक 3-4 डेज बिफोर। हाँ सर, मेरी वीडियो मैंने कल जो है ना आप लोगों को वीडियो शेयर किया है, मेरी प्रॉपर स्टॉप लॉस बाय स्टॉप लॉस सेल पर वीडियो बनी हुई है। एक दफ़ा अगर आपको समझ नहीं आती तो उसको 10 दफ़ा वीडियो को देखें, एक एक स्टेप रिपीट करके देखें, वो सारा तरीक़ेकार उसमें लिखा हुआ है। ये जब आप टर्मिनल ओपन करते हैं 2 ही प्राइस होती है, एक लिमिट, जब ऊपर बाय को आपने सेलेक्ट करना है, स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करना है, लिमिट में 2 ही प्राइस आ जाती है, लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस। बस 5 पैसे 10 पैसे के फ़र्क के साथ दोनों वैल्यू इंटर करें। इतनी कोई लंबी साइंस कोई नहीं है जिसके लिए जो है वो स्पेशल जो है वो जो है ना बताया जाए। तो कोशिश करें, वीडियो बनी हुई है उसको देखें बार बार। और ये आप लोगों के लिए, ये नहीं है कि मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या मैं कहूँ कि जी मेरी पब्लिसिटी होगी तो मैं आपको ये वीडियो शेयर करता हूँ। ये वीडियो आप लोगों के फायदे के, स्टॉप लॉस बाय स्टॉप लॉस सेल पर आपको अबूर हासिल होना चाहिए। और 2 वीडियो मैंने इतनी डिटेल बनाई हुई है, उसको देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये आप फिर भी समझ नहीं आती, फिर अपने ब्रोकर के पास बैठ कर उसको कहें ये मुझे करके बताए और इसको नोट करें अपने पास और 10 दफ़ा लगाएं अपने स्टॉक पर। जब तक आपको कमांड हासिल नहीं हो जाती, क्या होगा, लॉस ही होगा ना ये। फिर उसको कैंसिल करें, फिर स्टॉप लॉस लगाएं, फिर कैंसिल करें, फिर स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप मुझे प्रॉपर लगाना आ गया। ये मसलन कल जो है कोई भी स्टॉक जो है, कोई ठंडा स्टॉक जो है जिसने अपर लॉक की, जिसके चांस कम से कम हो, आप उसको स्टॉप लॉस बाय पर लगाएं। अगर लग जाता है तो फिर उसको कैंसिल कर दें कि लग गया, ये दोबारा फिर कैंसिल करें। तो इससे बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप मुझे स्टॉप लॉस बाय लगाना आ गया। मिसाल के तौर पर मैं आपको क्या देता हूँ, फौजी फूड सुबह जिस रेट पर भी खुले, आप इसकी जो अपर लॉक की लिमिट है वहां पर आप स्टॉप लॉस बाय लगाएं। एक दफ़ा लगाए नहीं लगता, 10 दफ़ा प्रैक्टिस करें उसको। आप फौजी फूड को कल अपर लॉक कोई चांस नहीं है लगने के, बहुत कम हो सकता है कोई हो जाए, कोई मौजा हो जाए ये वाला। तो नहीं, अगर इसी तरह स्टॉप लॉस सेल लोअर लॉक पर आप स्टॉप लॉस सेल लगाएं, जो भी आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है उसके लोअर लॉक पर स्टॉप लॉस सेल लगाएं। तो फिर बार बार प्रैक्टिस करें, नहीं लगता तो फिर लगाएं इसको प्रॉपर अबूर हासिल करें इस पर, ये बहुत ज़रूरी है। और जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अगर यही मशवरा देता है कि स्टॉप लॉस कोई चीज़ नहीं होती, तो बिल्कुल बेकार। ये नहीं कि जो ऐसे बातें करते हैं, स्टॉप लॉस आपको मास्टर होना चाहिए इस चीज़ का ये, और ये बहुत ज़रूरी है स्टॉप लॉस लगाना ये। और ये कोई बताता ही नहीं है, कई लोगों को तो अभी पता चला हुआ कि स्टॉप लॉस भी कोई चीज़ होती है, इतने अरसे से मार्केट में काम कर रहे हैं ये। तो इसलिए मेरे प्लेटफॉर्म में जो भी मेरे मेंबर्स हैं, इसमें कोई माफ़ी नहीं है कि जिसको अगर स्टॉप लॉस बताया और उसने स्टॉप लॉस ना लगाया हो, उसको डांट भी पड़ेगी और उस पर जुर्माना भी हम रखा करेंगे फ्यूचर में। जी आमिर महमूद साहब, मैं कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तमाम बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल मोबाइल ऐप से ट्रेडिंग करने का है। मेरी मोबाइल ऐप IGI के, उसमें ये है कि जो मार्केट रेट होते हैं, जो मैंने शेयर ले लिए हैं, तो प्रोफाइल में जो प्रॉफिट लॉस है वो थोड़ी देर बाद अपडेट होता है, बल्कि 3-4 मिनट अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मतलब तो क्या ये नॉर्मल है या कोई मसला है, मैं उनसे बात करूँ? जी सर, कुछ और सवाल था। दूसरा एक सजेशन है, जो छोटे छोटे सवाल है, अगर आप हमारा ग्रुप बना दे, जिन लोगों को आता हो एक दूसरे से पूछ लें, और जो आपके साथ हमारा टाइम है वो जरा प्रोफेशनल क्वेश्चन पे रहे। बहुत ही छोटे छोटे सवाल जो हम एक दूसरे को समझा दिया करें। कई लोगों को काफी एक्सपर्ट है, अगर ग्रुप बन जाए एक दूसरे से समझ लें और आपके साथ टाइम हमारा जी अच्छे क्वेश्चन का हो। सर, आप ग्रुप कौन से वाले ग्रुप में शामिल हैं? अबू राइडर के ग्रुप में तो शामिल हैं आप, कौन से वाले, 2 में, 3 में, किस में? ग्रुप में हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक दूसरे से सीख लें हम, ये छोटे छोटे सवाल जो है ना स्टॉप लॉस। जी सर, ये आप ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, ग्रुप में अच्छे खासे बंदे और भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर आप एक दूसरे को सिखाएं। सारा दिन ग्रुप तकरीबन ओपन ही होता है बीच में, तो एक दूसरे को सिखा सकते हैं। ग्रुप तो बना हुआ है, नया क्या ग्रुप बनाओ इसको। जो बाकी IGI वाला आपने बताया, उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो आप क्या कह रहे हैं कि शो क्यों नहीं हो रहा। हम तो लेते हैं कोई स्टॉक, अगर वो नीचे है तो फ़ौरन बता देता है कि ये लॉस में जा रहा है, ऊपर जाए तो फ़ौरन प्रॉफिट भी शो होना शुरू हो जाता है कि अब ये स्टॉक आपका प्रॉफिट में जा रहा है, वो तो विद इन सेकेंड हो जाता है ये। तो आपकी वो ऐप के साथ मसला हो सकता है। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी हसन अहमद खान साहब। जी नदीम नसीम साहब, जी बोले हसन साहब। जी जी सर बोले। सर एक तो कुछ दिन पहले जी सर CTM का प्राइस जोर था कुछ दिन पहले, वो मैंने भी इत्तेफाक से ले लिया कुछ 6 सवा 6 के करीब।
तो वो अभी तो वैसे नीचे आया हुआ, तो आपका क्या ख्याल है कि ये कोई चांसेस हैं इसके बनने की? मैं तो इसको सेल करना चाह रहा था, तो मैं एक दफा आपसे राय ले लूं। तो ये जरा प्लीज मुझे बता दें कि इसमें कोई चांसेस है बनने की, या इसको सेल करके कोई और अच्छा स्टॉक ले लिया जाए। बाकी ये कि बर्जर जो है सर, ये मैंने एक्यूमुलेट कर रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर। अभी 84 और 87 के दरमियान घूम रहा है, तो अभी इसकी एक्यूमुलेशन ठीक है मैं कर रहा हूँ, या अभी थोड़ा सा और वेट करूँ शायद नीचे आ जाए? ये 2 क्वेश्चन है सर, इसका इनका जरा प्लीज बता दीजिएगा जी। हाँ जी हसन भाई, अभी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो थोड़ा ठंडा हुआ है, इसीलिए निशाद चूनियन ये भी थोड़ा ठंडे हुए हैं। जो ही आगे टेक्सटाइल सेक्टर चलेगा तो ये सारे CTM, कोसम, NML, NCL, FML ये सारे तेज हो जाएंगे। ये वाले फिलहाल रखे इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा आगे। और बाकी बर्जर जो है 80 रुपये से लेकर 100 रुपये, ये सारा इसका एकोमोलेशन जोन है। ये यहाँ पर थोड़ा सा करके आप एकोमोलेट कर सकते हैं। अगर ये नीचे भी आ जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सारे अपने एकोमोलेशन जोन में ही है ये। जी नदीम नसीम साहब हैं कतर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था कि स्टॉप लॉस के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, इसके अलावा 2-3 ऑप्शन होती हैं और उसमें एक ऑप्शन आज मैंने यूज़ भी किया, मुझे वो काफ़ी इफेक्टिव लगी है। जो लिमिट इटसेल्फ जो है वो भी मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगती है। देखें आप अगर मतलब किसी स्पेसिफिक प्राइस पे कोई चीज़ बाय या सेल करना चाह रहे हैं तो आप उसमें लगा के मतलब अपना सेल ऑर्डर या बाय ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं, तो वो अगर स्टॉक नीचे आता है, आप नीचे पे बाय करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिक बाय हो जाता है। और अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो वो ऊपर अगर ऊपर के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे आप लगा देते हैं लिमिट पे कि इस पे मेरा सेल हो जाए, तो वो भी इस पे एग्जीक्यूट हो जाता है। वो तो आज मैं ट्राई कर रहा था तो उसमें, और उसके अलावा 1-2 जो शॉर्ट सेल या कुछ होता है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या होता है। तो और आपकी किसी वीडियो में मुझे उस तरह का पता भी नहीं चला कि उसमें क्या है। सेकंड, मैंने ये ODL और रेगुलर मार्केट में जिस तरह ODL में अगर आप ठीक है मतलब 500 से लेस या कोई भी आप सेल करना चाहते हैं कोई शेयर्स वो कर सकते हैं, तो उसमें प्राइसेस का भी थोड़ा डिफरेंस होता है, वहां पे भी आप प्रॉफिट टेकिंग उसमें भी कर सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है? कोई हमें मतलब ब्रोकर के चार्जेस या कोई इस तरह के सेल्स टैक्स इसमें कोई इफेक्ट पड़ता है या दोनों सेम ही है? जी हाँ जी नदीम भाई, जो सिंपल आपने बताया बाय सेल, जहाँ पर आपने बाय करना हो वहाँ पर आप ऑर्डर लगा देते हैं, ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं ये वाली। और जहाँ पर आपने सेल करना हो वहाँ पर आप लगा देते हैं, वो अगर स्टॉक वहाँ पर पहुंचे तो प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। लेकिन ये होता है कि आपने सेल में लगाया हुआ है जहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, आप नमाज पढ़ने गए, थोड़ी देर के बाद जब आए तो देखा नीचे लो लॉक लगा हुआ है ये, तो वो प्रॉफिट टेकिंग वाला लेवल उधर ही ऑर्डर लगा हुआ है और लो लॉक पर आप फंस गए हैं, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है ये। बाकी जो है आपने जो पूछा शॉर्ट सेल, फ्यूचर, लेवरेज एवरेज, इस तरह की मेरी वीडियो कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये मैं इसको हलाल ही नहीं समझता, और मैं कोई भी आराम वाले काम पर तो वीडियो बना ही नहीं सकता ना, मैंने आगे मरना भी है ये। ODL और इसके कोई चार्जेस नहीं है, सेम चार्जेस है। रेगुलर जो आप स्टॉक बेचते हैं ODL के जो बेचते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है, ब्रोकर के सेम चार्जेस हैं उसमें। जी रियाज साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी। सर जी मैं अभी 2 दिन पहले मैंने ज्वाइन करा है, तो कुछ सवाल हैं। जिस तरह कुछ लास्ट वीक तक मार्केट थी कि आप भी कह रहे थे कि इसमें बाई नहीं करनी है और बाइंग नहीं करनी है, लास्ट वीक पूरी डाउन गई थी, उसके बाद 2 दिन से मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव गई, तो आप भी बाइंग करवा रहे हैं। तो ये जो चेंज आता है ये मतलब उस दिन एक और साहब जो थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कहते कि मैंने तो फरवरी से बाइंग करी नहीं है, मतलब वो इतना अगेंस्ट थे कि इस वक्त मार्केट की सिचुएशन ऐसी है। तो सडनली क्या चेंज, क्या चीज आई जिसकी वजह से सब चेंज हो गया, हम बाइंग में भी लग गए हैं? एक चीज ये पूछनी थी। दूसरी चीज मुझे TRG का पूछना था कि TRG आपने, मैं आप पे डाउट नहीं कर रहा, कल आपसे पूछा था मैंने, मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग थी इसकी, आपने कहा था एक अच्छा स्टॉक है, मगर आज आपने इसमें बाइंग करवाई है, तो उसके क्या रीजन होते हैं? थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है, स्टॉप सेल जो है अगर मैं आज लगा दूंगा बाई करने के बाद, वो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे दोबारा लगाना है, खत्म हो जाएगा? डे टू डे एवरी डे इसको दोबारा लगाते जाना है? ये जरा बता दें। और प्रीमियम अकाउंट का चल मैं आपकी वीडियो दोबारा देख लूंगा। जी जी रियाज भाई, जो बाइंग है ना, जैसे जहाँ पर भी हमें कहीं अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो हम आपको बाइंग करवाते हैं। ये काफ़ी स्टॉक्स में हमें बिल्कुल भी बाइंग नज़र नहीं आ रही थी, इंडेक्स भी उस तरह उस लेवल पर नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम जब हम टेक्निकली हमारे इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि यहाँ पर बाइंग बनती है, तो फिर हम आपको रिकमेंड करते हैं। TRG मैं अभी भी उस पर मुतफिक हूँ कि ये रखने वाला स्टॉक नहीं है, लेकिन जहाँ पर आपको 2-4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है इससे, तो आप लाजमी ले और प्रॉफिट टेकिंग करें। तो कल इंशाल्लाह
थोड़ा सा टीआरजी तेज होगा तो हम इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और निकलने वाली बात करेंगे, ये बात हो चुकी है। और बाकी जो है मॉर्निंग का जो आपने पूछा अभी ऑर्डर तो लगेगा नहीं, आपका ऑर्डर लगेगा सुबह जब मार्केट ओपन होगी ये, या प्री ओपन में ऑर्डर लगेगा तो वहाँ पर ही आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा और वो फिर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आपको ऑर्डर मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये रात वाली कहानी कोई नहीं है। कुछ ब्रोकर्स के पास हो सकता है ये सर्विस हो कि ऑर्डर लग जाता हो, और बाज़ औक़ात होता है 100 करके कोई ऑर्डर लगाए तो वो भी बाई चांस होता है लग जाते हैं, वरना अदरवाइज कल मार्केट ओपन होगी तो आपके ऑर्डर लगेंगे ये। हाँ जी, रिजवान नुमान साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई और सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अभी एक साहब पूछ रहे थे कि वो उनका मोबाइल में ना एप्लीकेशन अपडेट नहीं होती, सिंक नहीं होती, तो उसमें एक्चुअली एक मेरे साथ भी इशू होता है। मैं स्टैंडर्ड कैपिटल में मेरा अकाउंट है तो उसमें एक रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है, जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो सिंक हो जाती है और मेरा वो लिस्ट जो है वो अपडेटेड हो जाती है। ये जस्ट हम कंफर्म करना था। सर सेकंड सर ये है कि सर ये स्टील सेक्टर का सर आप कैसे देखते हैं इन फ्यूचर सर इन बाइंग में, क्योंकि क्या पहले तो काफ़ी ऊपर चला जाता है, अभी बाइंग लेवल पे आया हुआ है काफ़ी नेगेटिव, तो सर आप क्या रिकमेंड करेंगे? जी हाँ जी रिजवान भाई, अभी आने दें मॉनिटरी पॉलिसी, फिर क्या पता हो सकता है स्टील सेक्टर भी इससे इफेक्ट हो सकता है ये और थोड़ा डिस्काउंट पर आ जाए कुछ स्टॉक्स। तो जब आ जाए नीचे तो आप स्टील सेक्टर के अंदर एंट्री लें, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है स्टील में, आगा स्टील है, अमरेली स्टील है, मुगल है, ये नीचे आ जाएंगे। इंटरनेशनल स्टील है, जो INIL है इंटरनेशनल जो है इंडस्ट्री भी इसमें है, तो ये सारे अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात ही आ गया। स्टील सेक्टर अभी चला ही नहीं है हमारा, लेकिन फ्यूचर में चलेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि सारी चलना शुरू हो जाए। हमने देखना है कि कौन से स्टॉक्स में तेजी आएगी, फिर हमने उसके हिसाब से उसके अंदर एंट्री लेनी है ये। जी असलम याकूब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, एक आज मेरा पहला ही दिन है और स्टॉक में भी मैं आज एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो मैंने वैसे भी रिक्वेस्ट की थी आपसे। एक चीज पूछ रही थी कि आपने जो एक लिस्ट भिजवाई थी ना, जो व्हाट्सएप की थी, तो वो उसमें मैं देख रहा था, उसमें काफी चीजें, काफी स्टॉक तो वैसे भी अपने उससे निकल गया, जो लिमिट थे ना उससे आगे निकल गया है। तो अभी एक बाइंग किस में करूँ मैं एज ए स्टार्टअप क्या करना चाहिए मुझे? थोड़ा से कुछ स्टॉक मुझे बता दें ताकि मैं उसमें खेल सकूं और फिर आगे जो है उसको मतलब मैं परफेक्शन आ जाए। जी वैसे मैंने सारी चीजें आपकी देखी हैं और मैं मजीद और भी देख रहा हूँ वीडियो, और काफी नॉलेज मिल रही है स्टॉप लॉस का, उसका सब चीज। चले जी असलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम भी करता हूँ, आप न्यू है। जो है ना, जो खेलने वाली बात आपने की है ना, खेलने वाले के लिए वो मेरी 38 वाली लिस्ट नहीं है। खेलने के लिए जो रोज स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो खेलने वाले स्टॉक है, बस उनसे खेलें, आज लें कल बेचें, ये खेलने वाली गेम है। वो जरा इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है, उस लिस्ट के ऊपर मैंने बड़ा मोटा सा करके लिखा हुआ है ओनली फॉर इन्वेस्टर नॉट फॉर डे ट्रेडर्स या शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए। वो स्टॉक लिस्ट बिल्कुल भी नहीं है ये, वो उन लोगों के लिए जो लेके रख के भूल जाए और बार बार मुझे भी तंग ना करें कि मैंने आपकी रिकमेंडेड लिस्ट के मुताबिक स्टॉक्स लिए हुए, ये चल नहीं रहे। और अभी वो 48 में से कई स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी अपने बाइंग जोन में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि सारे ऊपर निकल गए हैं, काफ़ी है, उसको ज़रा गौर से देखें। लेकिन अगर वो आपने खेलने वाली बात की तो फिर आप बिल्कुल भी उन लिस्ट में से किसी भी स्टॉक का पिक ना करेंगे। जी यहाँ पर मेरे पास हैंड रेस तकरीबन ख़त्म हो गया, आप कोई गिला ना करें कि हमने हैंड रेस किया और हमारा क्वेश्चन ही लिया गया। जी इदरीस भाई की तरफ मैं आ रहा हूँ अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज जो है मार्केट जो है कंसोलिडेशन की तरफ जा रही है। अब हमारे भाई जो है ना, जिन्होंने माल लिया हुआ है, इसको होल्ड करें। जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी की बात है तो मॉनेटरी पॉलिसी में तकरीबन 50 बेसिस का इजाफा होगा और पूरे साल के अंदर जो है IMF की शर्त है 1.5 बेसिस का पॉइंट करना है, इजाफा करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को तो मैं समझता हूँ मार्केट ऑब्जर्व कर चुकी है, उसमें तो कोई खास ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मार्केट जो है कंसोलिडेट हो रही है और ये आगे अच्छी लग रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे ब्रोकेज हाउस जो है ना, उन्होंने सेलिंग की है। उसके बाद जो हमारे म्यूचुअल फंड है और इंश्योरेंस कंपनी है, 2-4-5 दिन पहले ठीक ठाक सेलिंग की थी, अब वो बाइंग कर रहे हैं। बैंक्स ने भी बाइंग की है, सीमेंट में बाइंग हुई है, आपके IT सेक्टर में बाइंग हुई है। फॉरेन्स जो है उन लोगों ने भी, कंपनी जो है कॉर्पोरेट फॉरेन, उन्होंने बाइंग की है। इंडिविजुअल ने तो आज सेलिंग की है, लेकिन आगे जो है मार्केट देखें, मार्केट जो कल खुली थी 500-600 गैप से खुली थी, वो उस गैप को ही फिल कर रही है। अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके एडजस्टमेंट दे रही है ना, ये उस गैप की फिलिंग हो रही है
और मार्केट भी अपने आप कंसोलिडेट करेगी। यहाँ घबराने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक रहा सियासी पॉलिटिक्स का, वो भी तकरीबन खत्म हो चुकी कहानी, उसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, मैं अफान साहब जो है अपने इंग्लैंड में, इनसे मैं कहूँगा ये मुझसे उन पर रब्ता करें। अच्छा, निजामुद्दीन साहब ने जो है लाहौर से, इन्होंने एवियन बाइंग किया हुआ है, तो इनसे कहीं होल्ड करें, ये बहुत अच्छा शेयर है, ये ऊपर जाएगा। साजिद साहब ने साजगार के बारे में पूछा है, मैंने इनको बताया हुआ भी कि यहाँ से लेके यहाँ पे क्यों नहीं लिया जा सकता है, ये लिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 200 से जिस दिन ये ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये ऊपर चलता जाएगा। इसी तरह जिया भाई भी जो है शायद 98 को लेकर बैठे हुए हैं एवियन, तो ये भी मुझसे फ़ोन पे राब्ते में रहते हैं, लेकिन मुझसे कहना है कि मुझसे राब्ता करने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत तो नहीं होती है, ये इसको होल्ड करें, ये 100 से ऊपर जिस दिन क्लोजिंग देगा तो फिर 110 115 की तरफ चला जाएगा ये, क्योंकि इस वक्त ये डिस्काउंट रेट पर है, क्योंकि यही पीछे रह गया है, बाकी सब जा चुके हैं आगे। इसी तरह लियाकत भाई ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कहा, वो मैंने बता दिया। नॉट केमिकल के बारे में कह रहे हैं, बिल्कुल इसकी बाइंग जोन बनता है, यहाँ ले सकते हैं। और यहाँ पर NRSL को भी देखें, ये तो वैसे होल्डिंग करते हैं, तो अगर ये इसको यहाँ पर होल्ड कर लेंगे तो आगे जाके इसका रिजल्ट बहुत इनको अच्छा मिलेगा। एक और है जफर साहब, वो FFL की बात कर रहे हैं, तो FFL 10.5 नहीं चलेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर जो है ना मसाइल बहुत हैं। दूसरा ये है 4 रुपये लॉस में है, जब तक ये अपना लॉस कवर नहीं करेगा उस वक्त ये ऊपर नहीं जाएगा, तो इसके अंदर ना घुसे फिलहाल, थोड़ा सा इसको देखते रहें। इसकी जगह आपको यूनिटी मिल रहा है, यूनिटी देख लें, आपने 31-32 तक गया था, उसके बाद वो नीचे आया, तो यूनिटी बिल्कुल अच्छा है। GGL जो है इसको लिया जा सकता है, ये बहुत अच्छे शेयर है, आगे जाके बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो है कोविड का और वैक्सीन का बड़ा मसला है, तो ये सारे वाइल ही बनाते हैं, ये इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं जो इंजेक्शन में, फिलिंग में, और ये ट्यूब से बनाते हैं, तो ये आगे जाके इन लोगों को जब पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू होगा, वैसे भी एक्सपोर्ट करते हैं ये, तो आगे जाके ये बहुत बेहतर हो जाएंगे। इनमें इनमें किसी में भी इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। GGL, GGL ये बहुत अच्छे शेयर हैं। GGL जो है केमिकल में, और GGL जो है आपका सरामिक में। इसी तरह जो ये देख रहे हैं कि एक और शेयर है BGL में थोड़ा हाथ पांव बचाकर काम करते रहे, ये भी आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना आपके जो बर्तन होते हैं, जैसे आपके कप हैं, गिलास वगैरह हैं, ये वाला छोटा काम करते हैं, तो इलास्टिक टाइप का ये काम करते हैं। अच्छा, एक साहब हैं, उन्होंने सिस्टम खरीदा था, आज उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, ना तो उनका नाम का पता मुझे। उन्होंने कहा इद्रिस भाई आपके कहने पे मैंने 410 और 420 में सिस्टम खरीदा था, आज मैंने 490 पर 1000 बेचा है, तो 1000 को थोड़ा सा होल्ड करें, और ये 500 के आसपास दे। अगर ये 500 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये आगे जाएगा। तो अगर इनके पास है तो इसको 1000 को जो है ना ये रोक कर देखें, अगर 500 को टच कर लेता है और 500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो फिर ये बेशक वहाँ पर 500 से ऊपर इसको सेल कर दें। तो बड़ी दुआएं दे रहे थे कि जी आपके वजह से मुझे काफ़ी प्रॉफिट हो गया। चले, अल्लाह का शुक्र है, किसी को तो प्रॉफिट हो गया। बाकी PRL वगैरह है, ये सारे अच्छे शेयर हैं, लेने वाले हैं। इन शेयरों के अंदर कोई बुराई नहीं है, किसी जगह इनके अंदर कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन सरे दस जो है ना, अब ये एक साहब पूछ रहे थे कि जी TRG को आप मना करते थे, आप कह रहे हैं, तो उनसे ये कहें कि TRG को मना अब भी हम कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि जब इसके अंदर देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो आप एंट्री लेके निकल लें। अगर आप इसको ये चाह रहे हैं कि मैं इसको रख के बैठूं और ये 500 रुपये का हो जाए, तो ये तो फिर ख्वाब देखने वाली बात है। हाँ, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं। सरे दस जो है ना प्रॉफिट बुक करते रहे, जब मार्केट ग्रीन हो आप प्रॉफिट बुक कर लें, जब मार्केट रेड हो, इस पोजीशन में हो वो कि जनाब वाला खरीद सकें। अभी वो कह रहे थे कि एक साहब ने कहा था कि फरवरी में मैंने कोई बाई नहीं की, बिल्कुल मैं ही कह रहा था, तो मैं लिक्विड था ना। अब ये देखें, जो शेयर आपके इंश्योरेंस ने और म्यूचुअल फंड ने बेचे थे, कौन से बेचे थे? उन्होंने टेटसोल बेचा था, TRG बेचा था, कहाँ आया वो? वहां से उन्होंने उसको दोबारा उठा लिया, दोबारा उठा के उसको वहीं ले गए। तो यही वो टाइम होता है कि आप अपने आप को लिक्विड रखें, लिक्विड रखने के बाद जो है ना ऊपर जाके अपने आप को सेल ऑफ करें, बजाय इसके कि अब आप ऊपर फंसे में बैठ के इंतजार कर रहे हैं। अब आप जब आपका नंबर आएगा तो आप उसमें ये देखें टाइम कितना हो जाएगा। अभी मैंने जिन साहब को 410 में ये कहा था, उन्हें हार्डली जो है ना 15 से 20 दिन हुए होंगे। 15 से 20 दिन के अंदर अगर कोई 1.5 लाख रुपया मुनाफा कमा लेता है, तो और उसको क्या चाहिए? तो इसी तरह की स्ट्रेटेजी रख रहे थे। मैं तो एवरी टाइम जो है ना अपने आप को लिक्विड रखता हूँ, शेयरों के अंदर ज्यादा मैं फंसता नहीं हूँ।
हाँ होल्डिंग करने वाला। अब देखें, मैं टेली कार्ड को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, कभी भी नहीं कह रहा था उस वक्त, लेकिन अब जो है ना मैं उसको कह सकता हूँ कि अब आप टेली कार्ड जो है ना अपनी रिदम बना चुका है, और इसकी बाइंग भी, इसकी जो है ना वो भी प्रॉफिट भी आ गया है। इसने 6 तकरीबन जो है ना 50-60 पैसे की जो है ना इसने अपना EPS बता दिया। अब ये आगे की तरफ जाएगा, जिस दिन ये 10 रुपए से ऊपर निकल जाए, तो इसका 8 रुपये 63 पैसे जो है ना इसका हाई है। अगर ये 8 रुपये 63 पैसे से कल ही ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो फिर ये आगे जाएगा, और जिस दिन इसने 10 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर आपको इसको देख सकते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। क्योंकि इन्होंने किया ये है कि इसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है इन लोगों के पास किसी और जगह पर, जैसे कि आपके TRG की, TRG IBEX वगैरह में, अमेरिका में और बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये वहां से जो पैसा आ रहा है वो अपनी अर्निंग में शो कर रहे हैं। तो इसी तरह इन्होंने भी किया है कि पैसा इन्होंने कहीं से अर्न किया है। अब होता ही है कि बाहर से अगर आप पैसा कमाते हैं ना, उसका सोर्स नहीं बताना पड़ता। बाहर से तो रेमिटेंस दिखा देते हैं, ये हमने बाहर से कमाया और हम डॉलर लेकर आए। तो इसलिए जो है ना ये सारी डिटेलें तो नहीं मिलती, लेकिन ये अपनी इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं। लिहाजा इसके अंदर अब आप इसको कोशिश होकर देखें और इसमें ज़रूर हाथ डालें। इसी तरह अगर लॉन्ग टाइम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है मेरा भाई, तो बाइक को जो है ना अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो बाइक को आगे जाके बहुत बेहतर हो जाएगा। उसके अंदर जो है ना आगे की खबरें बहुत अच्छी हैं। अभी मैं सारी खबरें बता के आपको पैनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसकी पढ़ी हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जब सामने आ जाएंगी तो आपको बता देंगे। लेकिन जो शेयर अच्छे वॉल्यूम के साथ चलना शुरू हो रहा था और अच्छे वॉल्यूम में जाके बंद होना शुरू हो जाए, तो बस उसके ऊपर नज़र रखा करें। ये छोटा सा काम है यहाँ पर, बाकी तो इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। हमें उसी शेयर को बेचना भी पड़ता है, उसी शेयर को बार बार खरीदना भी पड़ता है। अगर कोई ये कहे जी आपने फला टाइम पे कहा बेचो, आप क्यों सेल जो है ना मैं कह रहे हैं कि आप परचेज करें, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ना मार्केट जब खुलती है ना, पता जब चलता है कि ये इसकी डायरेक्शन बन क्या रही है। अब सुबह से देखें सारा दिन मार्केट में ऊपर नीचे क्या था, इसका मतलब ये है कि ये कंसोलिडेशन की तरफ जा रही है मार्केट जो है। अगर यहाँ कंसोलिडेट हो गई तो आने वाले दिनों में आप इसको बेहतर, लेकिन 2,000 1,000 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगी अब ये इसी तरह जाएगी 100-150 पॉइंट। इसमें सेक्टर वाइज चलेंगे, जैसे आज जो है IT सेक्टर चल गया है, फिर उसके बाद किसी दिन बैंकिंग सेक्टर चल जाएगा, किसी दिन इसके अंदर स्टील सेक्टर चलेगा, तो इस तरह चलेगा। तो आप सब पे नजर रखें, देखते रहा करें वॉल्यूम कहाँ जनरेट हो रहे हैं। जैसे आपने आज FFBL के अंदर कहा है, बिल्कुल ये आगे अच्छे लगता है आगे जाके, और ये देख लिया करें कि अपने अकोमोडेशन के अंदर किस जगह पर ये है, तो आप इसको खरीद लिया करें। फिलहाल बाकी तो कोई सवाल रहा नहीं। जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह तकरीबन काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि कहाँ पर भी रूम बनता है वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। ये यहाँ पर जो है मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, खासतौर पर जिन्होंने आज के जूम सेशन में पार्टिसिपेट किया। बड़ी तादाद है, लेकिन नाम उन्हीं के ले सकूँगा जिनके आगे कुछ कंट्री या सिटी लिखे हुए। अब्दुल खालिक साहब ने फैसलाबाद से इन्होंने हमें ज्वाइन किया, अब्दुल लतीफ़ साहब बुरेवाला से इन्होंने हमें ज्वाइन किया, अब्दुल समद साहब ने शिकारपुर से, अब्दुल शकूर साहब ने सऊदी अरेबिया से, अब्दुल वहाब साहब ने हफ्साबाद से, अब्दुल वही साहब ने हमें हरीपुर से ज्वाइन किया, अबरार कुरैशी साहब ने कराची से हमें ज्वाइन किया, अहमद फसी साहब ने भी हमें कराची से ज्वाइन किया, अहमद हुसैन साहब ने हमें मर्दान से ज्वाइन किया, अल्ताफ़ भैया इन्होंने हमें बैंकॉक से ज्वाइन किया, आमिर भाई इन्होंने कोयटा से ज्वाइन किया, आमिर सिद्दीकी साहब ने अबू धाबी से ज्वाइन किया, अमजद भैया इन्होंने हमें ओमान से ज्वाइन किया, अमजद रफ़ीक साहब ने इनका आई थिंक अबू धाबी से ही होते हैं ये। इसके बाद AR वसीम साहब ने रावलपिंडी से ज्वाइन किया, असगर अली साहब ने सरगोदा से हमें ज्वाइन किया, आशिक साहब ने हमें लैया से ज्वाइन किया, आसिफ अली साहब ने कराची से, एक और आसिफ साहब है इन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, एक आतिफ साहब है कतर से इन्होंने ज्वाइन किया, आतिफ हुसैन साहब है इन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, यास साहब ने कराची से ज्वाइन किया हमें, अजीम अहमद साहब है इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, दानिश अहमद साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, फैसल अजीज साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, फैसल साहब ने सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, फयाज साहब है इन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, हाजी इमरान साहब ने हमें जोराबाद से ज्वाइन किया, इमरान हैदर साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, इमरान मसूद साहब है इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, जाम यासीन साहब है इन्होंने हमें होली मदीना से ज्वाइन किया, इमरान उल हक साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, जलील अहमद साहब ने हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया, खालिद शेख साहब ने सियालकोट से, ख्वाजा माजिद साहब ने हवेलियाँ से, तोसीफ साहब ने सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, शहबाज भाई ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया, सनाउल्लाह साहब ने भावलपुर से हमें ज्वाइन किया। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं मुदस्सर हुसैन साहब ने हमें सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, मोहम्मद अफजल साहब इन्होंने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, असनैन साहब ने कराची से हमें ज्वाइन किया, इब्राहिम साहब ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, इलियास साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, जाबिर साहब ने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया, सईद भाई ने हमें दुबई से ज्वाइन किया, सईद साहब हैं उन्होंने हमें लाहौर से भी ज्वाइन किया, शफीक साहब ने सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया हमें आज के सेशन में,
सिप्तान साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, तनवीर साहब है इन्होंने कुवैत से हमें ज्वाइन किया, ज़िया भाई लाहौर से इन्होंने ज्वाइन किया, मुमताज़ साहब है इन्होंने हमें लाहौर से, मुमताज़ अली साहब ने हमें सादकाबाद से ज्वाइन किया, मुकीम अशरफी साहब ने रेम यार खान से हमें ज्वाइन किया, नदीम नसीम साहब है इन्होंने हमें कतर से ज्वाइन किया, मैडम नाजरी सुल्ताना इन्होंने कराची से ज्वाइन किया हमें। इसके बाद हमारे पास है जी निज़ामुद्दीन साहब है इन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, परवेज साहब ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, रज़ा खान साहब ने सऊदी अरबिया से हमें ज्वाइन किया, रियाज साहब ने पेशावर से ज्वाइन किया हमें, रिजवान साहब ने दुबई से हमें ज्वाइन किया, सफदर साहब ने सरगोदा से ज्वाइन किया, शाहनवाज साहब ने सऊदी अरबिया से, शेख सईद साहब है इन्होंने कराची से हमें ज्वाइन किया, सुल्तान साहब ने लाहौर से, सैयद अनवर साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया, उमैर अरशद साहब ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया, वजी बुखारी साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, मैडम ज़िबा शकील है इन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया, जिशान भैया कराची से ज्वाइन किया, इसके अलावा इंजीनियर सलीम साहब है इन्होंने हमें मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया, राना हसीब साहब ने मुल्तान से, और फैसल अजीज साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। आप सब मेंबर्स का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग टाइम निकालते हैं और जूम सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कोशिश क्या करें, जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं, क्वेश्चन जो है उनको नोट किया करें, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, और इसी से इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी जो है बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे और दूसरों को भी आप अच्छे फिर मशवरे दिया करेंगे। ये मुझे काजी मोहम्मद नबील को PSX बुल राइडर के इस एपिसोड जो है एपिसोड नंबर 68 से इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।